Okay, now moving on to section B. So, okay, first question, evaluate sec square tan inverse half plus cos square cot inverse 1 by 3. So, we will go with the identity 1 plus tan square tan inverse half plus 1 plus cot square cot inverse 1 by 3. Okay, this will reduce to 1 plus 1 2 plus इसको आप ऐसे लिख सकते हो. व्हाट आई विल डू, मैं साइड में बताऊंगा. एक वाले पार्ट को बताता हूँ मैं, उसके बाद में हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. ठीक है, टेन स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स हाफ. ओके, तो ये आप ऐसे लिखो, टेन ऑफ टेन इनवर्स हाफ का होल स्क्वायर विच विल गिव यू हाफ का होल स्क्वायर विच विल गिव यू 1/4. ओके, we will write this 1/4 plus same thing with this 1/3 का whole square which will give you 1/4 plus 1/9 which will give you this will be 13/36, 2/13/36. Now 72 plus 13 which is 85, 85/36 is the answer of this question. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, बस एक सिंपल आइडेंटिटी लगानी है और उसके बाद अपना क्वेश्चन ब्रेक डाउन हो जाएगा. बाकी वेरी इजी, मतलब काफ़ी आसानी से दो मार्क्स देते हुए CBSE एज यूजुअल. ओके, नाउ गोइंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 22. इफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x बाय y, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर. ओके, सो पहले इन वाले क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली ये रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जब पावर हैंडलिंग में दिक्कत होती है बच्चों को, तो क्या होता है, हम ऐसा करते हैं कि हम पहले लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, ताकि हम जो पावर्स हैं उसको हम मल्टीप्लिकेशन में ला सकें, ताकि क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजियर होता है हैंडल करने पे. वैसे करा तो इससे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन ईजियर पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों को पहले लॉग ले लेंगे दोनों साइड, ताकि जो हमारी x बाय वाई है वो जो पावर में है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ जाए. ओके, सो व्हाट विल डू, x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x बाय वाई. ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड. ओके, सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं लॉग के साथ नीचे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं उसका बेस नहीं लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब उसका बेस e है. मैथ्स में ये रहता है. हम साइंस के अंदर जब हम लॉग लिखते हैं तो उसमें जो अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि उसका बेस 10 है. लेकिन मैथ्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस होता है लॉग का वो हमेशा e रहता है. ठीक है, तो अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये इसका बेस e है. ओके, तो what will do, log of x log of e to the power x by y which will give you x by y log of e which will give you x by y. Okay, what we can do, we can separate the variables here. y is equals to, ये बाय द वे मैं बताना चाहूँगा किसी की जब आप स्टेप्स कैरी करते हो मैथ्स के अंदर, तो बेसिकली क्या होता है कि ये वाले जो साइंस होते हैं ना, ये इम्प्लीकेशन के साइंस होते हैं. ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा कि इम्प्लाइज ये वाला साइन. ठीक है, तो ये इम्प्लाई साइन होता है, ये इफ एंड ओनली इफ वाला होता है. तो जब आप स्टेप्स कैरी करते हो ना, तो आप ध्यान रखो, किसी की बहुत छोटी बात है ये, मतलब लोग हंसेंगे किसी की मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जब आप स्टेप्स कैरी करते हो ना तो इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है. इसका एक पार्ट बताता हूं मैं. इम्प्लीकेशन का साइन है किसी, अगर यहां से अगर मैं यहां जा रहा हूं तो दिस इंप्लाइज दिस. आप उल्टा जाओगे, मे बी आप स्टेप्स रिवर्स कर सकते हो, यहां पे मैं कर सकता हूं रिवर्स, लेकिन हम यूजुअली करते हैं कि इम्प्लीकेशन मतलब ये वाला पार्ट इंप्लाइज दिस पार्ट. यूजुअली मतलब कभी कभी कोई ट्रिकी केस के अंदर जब आप मान लो आपका एक साइड पॉजिटिव है या फिर एक साइड आप नेगेटिव है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो, जब आप रिवर्स जाते हो तो वो ट्रू नहीं होता.
ठीक है, तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना, मतलब बहुत इजी है पर, लेकिन हाँ मतलब बहुत इजी नहीं, मतलब बहुत बेसिक, बहुत छोटी बात है, कोई इतना ध्यान भी नहीं देता, लेकिन ठीक है, ये वाला पार्ट जो रहता है ये इम्प्लीकेशन के साइंस होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। ओके, नाउ यहाँ से हमने वेरिएबल सेपरेट करे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स ओवर लॉग एक्स, ठीक है, तो अब इसको हमें कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x ओवर लॉग x, ठीक है। देखो यार, डिवीजन वाला जो फॉर्मूला होता है ना डिफरेंशिएशन में, सबसे फालतू चीज़ लगती है मेरे को, मतलब कोई फॉर्मूला मतलब लगा दिए, कुछ भी कर दिया, मतलब बना दिए एक अलग सा फॉर्मूला, कोई ज़रूरत है क्या? जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन का है तो आप क्यों यूज़ नहीं करते उसको? मल्टीप्लिकेशन का है तो हम ये भी तो मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डिफरेंशिएशन वाला मैं डिवाइड वाला क्यों क्यों मतलब मैं क्यों डिवाइड वाला बनाऊँ जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन वाले से कर सकता हूँ, ठीक है। तो करेंगे नॉर्मल, और बहुत ही इजी, मल्टीप्लिकेशन वाला बहुत इजी रहता है, डिवीजन वाले के अंदर तुम स्क्वायर लो, फिर ऊपर से तुम उसको फिर मल्टीप्लाई करो, पी प्राइम क्यू प्राइम, मतलब पी प्राइम क्यू माइनस क्यू प्राइम पी, क्यों करना है इतना? इससे अच्छा यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो पहले हम करेंगे, पहले हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, log x को सिंपल छोड़ते हुए, ये आ जाएगा 1 log x माइनस, ओके, सो ओके, सो अब नाउ गोइंग विद द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, x को हम पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में log x को छोड़ते हुए, तो उसका डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 1 हो जाएगा, प्लस अब हम करेंगे x को नॉर्मल छोड़ते हुए 1 log x को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर log x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 log x की पावर -2, और log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू माइनस ऑफ 1/log x का स्क्वायर इंटू 1/x, ओके। सो फ्रॉम हियर x विल गेट कैंसिल, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो दैट विल बी log of x square log x minus 1. So hence proved. Okay, now moving on to the next part. Check the differentiability of function fx, x square plus 1 when x lies between that range, and 3 minus x when x lies between this range for x is equals to 1. डिफरेंशियबिलिटी की चेक ये होते हैं कि हमारा जो f डैश x है वो LHS और उसका RHS दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। जब आप किसी भी एक नंबर को अप्रोच करते हो, तो अगर आप उस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो और एक उसी सेम नंबर के राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए वो सेम आना चाहिए, ठीक है। ये चेक होता है डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है। तो हम देखेंगे किसी की fx हमें मिल रहा है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स फॉर x दिस रेंज, फॉर x 2, फॉर 1, फॉर x एट x इज इक्वल्स टू 1। इस पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमारी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, f प्राइम x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 फॉर x लाइंग बिटवीन 1 एंड 0, फॉर x 2 1, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, हम उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा होता है, उस पॉइंट के ऊपर हम इक्वालिटी छोड़ देते हैं, इवन दो हमें यहां पे इक्वालिटी मिल रही होती है। ये हमें
ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें डिफरेंस जरूरी नहीं है किसी के, अगर मान लो फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। यहाँ पे इन्होंने ये यहाँ पे जो हमारा, अगर आप देखोगे x1 की तरफ, तो आप यहाँ पे रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 माइनस 1 2 होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इन्होंने यहाँ पे इक्वलिटी दे दी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता नहीं है किसी की, वो जो जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर वो डिफरेंशिएबल है तब जाके ही हमें वहाँ पे इक्वलिटी का साइन रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है। वहाँ पे फिर उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए, अगेन अ वेरी स्मॉल थिंग, पर लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं, पर मैं चाहूँगा किसी की इग्नोर ना करें। डिफरेंशिएबल करते हुए क्रिटिकल पॉइंट्स को छोड़ दें वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे किसी भी एक डायरेक्शन से, LHS या RHS से आप वहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे अभी डिफरेंशिएबिलिटी का साइन छोड़ा, ठीक है, मतलब इक्वलिटी का साइन छोड़ा, अब मैं देखता हूँ किसी की मेरे को क्या वैल्यू मिल रही है। अगर मैं LHS से देखूं, यानी कि व्हेन वी अप्रोच फ्रॉम S1 माइनस, ओके, व्हेन वी अप्रोच LHS, व्हेन वी अप्रोच लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस fx पे अगर मैं देखूंगा तो 2x हो रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे मैं 2x लिखूंगा, विल गिव यू 2, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे RHS की लिमिट निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f प्राइम, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1 विच विल गिव यू -1। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो दिस गिव्स यू आंसर कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवेल्युएट x 0 to pi by 2 sin 2x cos 3x dx और दिस क्वेश्चन। सो ये दोनों ही करने हैं, ठीक है हमें। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 साइन ऑफ 2x cos 3x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 2 2 sin x cos x, ठीक है। cos 3x हो जाएगा 4 cos cube x minus 3 cos x dx. What we will do here, we will assume t is equals to cos x, dt is equals to sin x dx. This will implies 0 to pi by 2 2t 4t cube minus 3t इंटू ये वाले क्लब्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्लब होके आपका आ जाएगा dt इस वाले से, ठीक है। तो अब आपकी ये जो लिमिट है ये भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हो। जब आपका x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जब आपका x का वैल्यू पाई बाई 2 है तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो फिर वापस से इम्प्लाइज करोगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स 1 से लेके 0 तक 4 t की पावर 4 माइनस 3t स्क्वायर dt विच विल फर्दर इम्प्लाइज, ठीक है। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 5/5 और t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाय 3, ओके। सो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स 4/5 t की पावर 5 माइनस t क्यूब 1 से लेके 0 तक, ओके। दिस विल फर्दर इम्प्लाइज 2 टाइम्स 0 माइनस 0 माइनस 1 पुट करेंगे 4/5 माइनस 1, तो ये हमारा निकल के आएगा
1/5 minus 1/5 plus 1/5 and into 2/5. Okay, so this completes your first part. Now coming to the OR part, given d by dx of fx is equals to 1 upon under root of 2x minus x square and f at 1 is 0, find the fx. ठीक है, हमें ये इनिशिएशन वाला वो मिला हुआ है कि हमें जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमें लिखा हुआ है कि f प्राइम x हमें गिवन है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर विच विल फर्दर गिव यू. हम इसको ट्राई करेंगे इसी की. हमें फर्स्ट टाइम अगर हमें ये देखने को मिलता है तो हम ये जानते हैं कि इसको साइन इनवर्स ये फंक्शन रहेगा. ठीक है, देखते ही पता लग जाना चाहिए. अब तक तो इतनी बार कर लिए होंगे क्वेश्चंस. तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर -1 और +1 ऐड करेंगे. -1 +1 ऐड करेंगे. ठीक है, तो आप ये हो जाएगा 1. अब इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल दो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. ठीक है, और अपॉन 1, तो ये फर्दर इम्प्लाइज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ f प्राइम x. ठीक है, तो अब हमें सबको पता है कि जो साइन इनवर्स x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि इसका अगर मैं d बाई डी एक्स करूँगा तो मेरा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है. तो सिमिलरली जब आप इसका हमको डिफ्रेंशिएशन ये है तो उसका एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी. ठीक है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें कांस्टेंट लगाना है और इसी के लिए हमें ये यहाँ पे वैल्यू गिवन है कि क्या इसका c का वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि f एट 1 इज 0, अगर आप यहाँ पे 1 यहाँ पे पुट करोगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 बन जाएगा. इट इज साइन इनवर्स ऑफ 0 विच इज अगेन 0. ओके, तो इट इज गिवन एज 0, सो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c इज 0. तो हेंस योर fx विल बी साइन इनवर्स ऑफ x minus 1. Hence your okay, so this is your function's value. अब हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे. Okay, coming on to the next question. Find the position vector of c which divides a line segment joining points a and b having position vector I cap plus 2 j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 4:1 externally. Further find this by this. ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये पूछा क्यों? Further find this. जब हम इन्होंने यहाँ पे ये दे ही दिया कि एक्सटर्नली वो 4:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर तो ये डायरेक्टली होगा, 3:1 होगा. सही बोल रहा हूं? ठीक है, तो चलो फिर भी एक बार फाइंड करके देख लेते हैं कि क्या रहेगा. तो देखो फिर से मैंने पहले वहां पे बात कही थी किसी की क्यों हम डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेम चीज़ क्यों हम एक्सटर्नल डिवीजन का जब हम डिवाइड करते हैं लाइन को तो फॉर्मूला लगाते हैं. जब हमें इंटरनल का पता है तो हम क्यों एक्सटर्नल पे जाएं? नहीं ना, मतलब रिडंडेंट है ना काफ़ी ज़्यादा. मतलब यार एक फॉर्मूला रटने की कैपेसिटी होती है इंसान की, पता है, भूल जाते हैं बहुत बार कि क्या होगा फॉर्मूला क्या नहीं होगा. अब इतने सारे डिफरेंट उसी एक ही चीज़ को तुम अलग अलग, मतलब अगर मैं कान यहाँ से पकड़ के यहाँ पकड़ लूँ एक ही बात है. ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है किसी की, अब तुमको यहाँ पे इंटरनल डिवीजन से भी तुम जा सकते हो, एक्सटर्नली उसने बोला हुआ है. ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है, और रेस्पेक्टिवली पता है कि मेरा ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट कहीं पे बीच में लाई करेगा, सी पॉइंट कहीं पे है. इसने मुझसे सी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं बेसिकली. ठीक है, बी के इसने दे रखे हैं, ए के इसने दे रखे हैं. इसने बोला है कि जो मेरा एक्सटर्नल डिवीजन है ये 4 है और ये 1 है. ठीक है, यही बोला है
find the position vector of C which divides the line segment joining point A and B having position vector this and this respectively in the ratio of 4:1. ठीक है, तो अगर ये मुझे गिवन है ऑलरेडी तो मैं फर्दर वाले पॉइंट को क्यों प्रूफ करूं, मतलब मैं क्यों फाइंड करूंगा, वो तो मेरे को गिवन है ना ऑलरेडी, ये तो रिडंडेंट वाला चीज हो गई. ठीक है, तो ये तो है ही, फिर तो यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा कि आंसर ए बी का जो वेक्टर का जो मॉडुलस है इस टू बी सी का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या है 3:1. ओके, तो इसमें इतना आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, अगर तुम्हारे को अगर थोड़ा सा अगर अवेयर हो कि तुम कर क्या रहे हो, क्वेश्चन ने पूछा क्या है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 2 -1 -1 1 1. ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है, लेट अस सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. ठीक है, इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं. 1 × 1 x × 3 इज इक्वल्स टू -1. देखा, -1 इज इक्वल्स टू 1 × 1 3x ओवर इसका समेशन विच इज 4. ओके, सो इधर से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा -5/3. ठीक है, सिमिलरली हमें y और z भी ढूंढना है, तो सेम चीज करेंगे. 1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 प्लस y × 3 ओवर 4. ठीक है, तो हमारे यहाँ से y का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2/3. सिमिलरली यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू -1 × 1 -1 प्लस 3 × z डिवाइड बाय 4. ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो z का वैल्यू है वो आ जाएगा पॉजिटिव में 5/3. ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए -5/3 -2/3 और पॉजिटिव में 5/3. ठीक है, ठीक है, अब इसको भी चेक कर ही लेते हैं अगर पूछा है तो. ठीक है, तो हम ए बी जब हम निकालेंगे तो अगर सपोज करो जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे ए बी निकालना है, ए बी वेक्टर का ये. ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, -1 माइनस ऑफ -1 2 का स्क्वायर प्लस 2 -1 1 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर विच इज -2 का होल स्क्वायर विच विल गिव यू 4 + 1 + 4 8 + 1 9 9 का अंडर रूट इज 3. ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली बी सी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा. ठीक है, -1 प्लस 5/3 विच विल गिव यू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस. ओके, सो यहां पे एक सेकेंड, तो ये 4 और ये 2 तो ये प्लस आएगा. ठीक है, तो ये प्लस. ओके, तो 1 - 2/3 विच इज 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5/3 का होल स्क्वायर विच विल गिव यू -2/3 का होल स्क्वायर. ओके, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 4/9 विच विल गिव यू 1 और 1 का अंडर रूट इज 1. ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आया 3:1, जो कि हमने पहले ही देखते ही क्वेश्चन को बोल दिया था. तो सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा है, CBSE थिंग्स. ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू 25th क्वेश्चन. लेट A vector plus B vector be two non-zero vectors. Prove that modulus of A cross B is less than mod of A vector plus into mod of B vector. State the condition under which the equality holds. ओके, सो बेसिकली हमें पता है कि जो मॉड है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का वो हमारा आता है मॉडुलस ऑफ A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा. ठीक है, थीटा विच इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड उसका जो वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है.
ठीक है, तो विच विल, अगर मैं कोई भी नंबर को 1 से कम ले सकूँ तो उन दोनों उससे कम ही आएगा वैल्यू, ठीक है, इससे तो कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, ठीक है। इक्वलिटी कब आएगी? जब मेरा साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 कब होगा? जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि थीटा का वैल्यू π/2 होगा, मतलब 4n प्लस π/2 होगा। 4n प्लस 1 π/2 जब मेरा थीटा होगा, यानी कि अगर जब मैं n का वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो π/2, जब मैं n का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 5π/2 एंड सो ऑन। तो फॉर ऑल n 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर दिस एंगल इक्वलिटी होल्ड्स फॉर थीटा दिस, ओके। तो काफी बेसिक क्वेश्चंस, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। नाउ विल मूव टू सेक्शन सी, ओके। Your first question states if x cos p by p plus y plus cos p sin p plus y is equals to 0, prove that this. तो बेसिकली मैं इन क्वेश्चंस में क्या रहता है ना, अगर तुम ऐसे डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन करने जाओगे फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में बेस्ट ये रहता है कि तुम पहले वेरिएबल सेपरेट कर लो, अगर तुमसे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं तो। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखने जाएं, लेट्स सी हमारे से हो रहे हैं क्या। तो अगर मैं देख रहा हूँ किसी की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, ये चीज़ें, ये वाला मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वेरिएबल सेपरेट तो हो जाएंगे यहाँ से मेरे से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x cos p प्लस y cos p sin of p प्लस y is equals to 0, which implies x is equals to, थोड़े से स्टेप स्किप कर दूं क्या? नहीं करूं, रहने देता हूं, छोड़ो। अगर मैं देखूं x cos p प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस cos p sin of p प्लस y, which will further implies x of minus cos p sin of p plus y over cos of p plus y. इसको यहाँ लियो, इस फर्दर इम्प्लाइज x बाय cos p नेगेटिव गिव यू tan ऑफ p प्लस y, ठीक है। अब देख लो क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है इसका डिफरेंशिएशन देखना है। तो आपको बेसिकली अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन ये, ठीक है। अगर फिर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले आपको इस चीज़ को y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर y को x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर p प्लस वाई टाइम्स y प्राइम, ठीक है। अगर फिर अब और चीज़ अगर फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो चीज़ है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, और ये जो चीज़ है वो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली और कुछ नहीं, आप एक काम करो, इसको यहाँ भेज दो और इसको वहाँ ले आओ। तो y प्राइम कॉस p इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर p प्लस वाई, ठीक है। तो y प्राइम कॉस p, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर p प्लस वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, इसको हम ले गए यहाँ और इसको हम ले गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने प्रूफ कर दिया। अब मैंने जैसे कि इस वीडियो में पहले एक बात कही थी किसी की इम्प्लीकेशन साइन, मैं यहाँ पे इसका एक क्लासिक फंडा बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि जब हम स्टेप्स कैरी करते हैं तो हम बेसिकली एक इनहेरेंट वो लेके चलते हैं अजम्पशन कि हम जो स्टेप्स कैरी कर रहे हैं उसमें सारी जो हमारे रूल्स है रेगुलेशंस हैं वो सारी फॉलो हो रही हैं और मतलब इसलिए हम कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन क्यों इम्प्लीकेशन का साइन है, क्यों इफ एंड ओनली इफ का साइन नहीं है? लेट मी सी यहां तक बिल्कुल सही है। अगर आप यहां पे इफ एंड ओनली इफ भी लगा दोगे ना तो बिल्कुल सही है, इसमें वो गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहां से यहां जब आओगे तो प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं क्या। जब आप यहां पे डिवीजन करते हो ना,
इसमें आप कहते हो किसी के हम यहाँ पे लिया है, अरे लाना नहीं होता, आप डिवाइड करते हो उस चीज़ को। जब आप इस चीज़ को डिवाइड करोगे कॉस कॉस ऑफ पी, मतलब आप बेसिकली क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स ऑफ कॉस ऑफ पी प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पी साइन पी प्लस वाई। ठीक है, ये मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ। जब इसको इस वाले फॉर्म में जब लिखते हो ना, तो क्या होता है, ये डिवीजन होते हैं, ठीक है। आप इसको इस वाले फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय दिस दिस। तो जब इसको डिवाइड करोगे इस चीज से दोनों पार्ट को, तो ये x बचेगा और यहां पे तुम उसको नीचे लिख दोगे माइनस कॉस पी साइन ऑफ पी प्लस वाई ओवर कॉस ऑफ पी प्लस वाई। लेकिन इसमें इनहेरेंट वो क्या है, अजम्पशन कि कॉस ऑफ पी प्लस वाई जीरो नहीं हो सकता। अगर कॉस ऑफ पी प्लस वाई जीरो हो गया तो ये गलत है, लेकिन यहां पे कॉस ऑफ पी प्लस वाई जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, ये तो डिवाइड मैं कर रहा हूं ना, तो मेरा इनहेरेंट अजम्पशन है किसी की ये वो जीरो नहीं है। तो इसलिए इंप्लीकेशन का साइन यहां से, ये इफ एंड ओनली इफ तक ठीक है, यहां से इंप्लीकेशन आएगा, यहां से आप डबल इफ एंड ओनली इफ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ऐसे मतलब बहुत ज्यादा डीप में हो गया, पर ठीक है, ये रहता है, बेसिक फंडा ये रहता है, ठीक है। ओके, तो बहुत ही मतलब आपको यहां तक ठीक है 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिल जाएंगे, मेरे को नहीं पता कितने मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 3-4 मार्क्स जितने मिल जाएंगे मिल जाएंगे। लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा जो लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं उनको पता होना चाहिए किसी के, हाँ यार ये ऐसा करते हैं, क्योंकि यूजुअली बताया नहीं जाता और हम कर देते हैं, ठीक है, कि एक्स को यहाँ ले जाओ, वाई को वहाँ ले जाओ, डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, सब सही है, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बाई एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, ठीक है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x, यहाँ पे 1/x ऑलरेडी है, ठीक है। लॉग एक्स को सिंपल लिखो, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1/x², तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ x ओवर x², ठीक है। अब भाई जब तुम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो तो कैसे निकालते हो, यहाँ पे तुम एक तो क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये x जीरो हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा x लॉग के साथ है, ठीक है, तो डोमेन में लाइक करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ओपन होल बना देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ये उसमें डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब आती है किसी की फंक्शन जीरो कहाँ होगा, अब जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे e है ऑलरेडी, ठीक है, तो जब मेरा x का वैल्यू e होगा तो ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, मेरा डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये e से बड़ा है, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है ना, और जब ये e से छोटा है, ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये यहां पे इंक्रीज करेगा, यहां से डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आया कि फंक्शंस हमारे कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कितने पे हो जाएगा, 0 से लेके e तक, और डिक्रीज कब करेगा, e से लेके बाकी की वैल्यूज के लिए, ठीक है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसमें ओके, find the absolute max and absolute min values of the function f given by fx is equals to x by 2 plus 2 by x on the interval this, ठीक है। इन्होंने इंटरवल दे दिया, ये सही किया, क्यों, क्योंकि अगर इनका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम अगर हम देखेंगे, तो वैसे अगर इंटरवल नहीं देता ना, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम होता, ठीक है, लेकिन इन्होंने इंटरवल दे दिया, तो अब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 प्लस 2 ओवर एक्स, सॉरी प्लीज पार्डन फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, एफ डैश एक्स, ओके, हाफ
minus 2 over x square, which will again give you x square minus 4 over 2x square. ठीक है, if I'm not wrong. ठीक है, ओके अब हमें देखना है कि वापस से क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने हैं इसके. ठीक है, जीरो अगेन जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है. ठीक है, तो यहाँ पे ओपन होल. ठीक है, ये होल है. ठीक है, मतलब ये वैल्यू उसमें नहीं है, मतलब अपने डोमेन में नहीं है. ठीक है, ये होल है. ठीक है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स और क्या क्या हो जाएंगे? 2 और -2. यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? x -2, इसको और लिख लो, x -2 x -4 सॉरी x -2 x + 2 ओवर 2x स्क्वायर. तो f प्राइम x +2 पे और -2x पे 0 हो रहा है. ठीक है, और फिर अब इसके वो मार्क कर लेते हैं, ये पॉजिटिव होगी. ठीक है, ये यहाँ से जब आओगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा f(x) प्राइम, इधर भी नेगेटिव होगा. ठीक है, और इधर पे पॉजिटिव होगी वैल्यू. ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इसने मुझसे पूछा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ f(x) बिटवीन दिस इंटरवल. तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे 1 है और इस वाले रेंज के अंदर उसने मुझसे वैल्यू पूछी है. यहाँ पे मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करा, डिक्रीज करा, फिर वापस से डिक्रीज करा, फिर जाके इंक्रीज करा. ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 1 के ऊपर वैल्यू ज़्यादा होगी बजाय x इज वन, जब x मेरा 2 होगा. ठीक है, यहाँ से हम ये डिड्यूस कर पा रहे हैं. तो जब मेरा f एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो होगा, मैक्स f(x) 1 पे होगा, मिनिमम f 2 पे होगा, और वैल्यूज क्या रहेंगी? यहाँ पे 1 डालो, 1/2 प्लस 2/1 विच विल गिव यू 5/2. मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे 1 + 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब x2 होगा तो 2/2 प्लस 2/2, तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब इसमें मैं इस क्वेश्चन में एक एडवाइस करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं किया जाए. क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली, जितना टाइम आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए इसको सेपरेट करोगे ना, उससे 2 मिनट में, 2 मिनट से ज़्यादा के अंदर ये क्या बोलते हैं, उससे कम टाइम के अंदर ये आप नॉर्मली स्प्लिट कर सकते हो मैनुअली, मतलब दिमाग में. कैसे? इन दोनों को सेपरेट करना कांस्टेंट आता है, ऐसे वालों को सेपरेट करना बहुत इजी होता है. मतलब x² + 2 और x² + 4, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2. बहुत इजी है ना, इसको आप सेपरेट कर सकते हो आसानी से. कैसे? देखो, जब आप इसका इंटीग्रल लिखोगे, x² + 1 ओवर x² + 2 x² + 4 dx. ठीक है, अब इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. इसको आप क्या करो, लिख दो x² + 2 - 1. ठीक है, x² + 2 - 1 ओवर x² + 2 टाइम्स x² + 4 dx. ठीक है, जब आप इसको यहाँ लिखोगे तो अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो. ठीक है, स्टेप्स अगर कैरी करने हैं, बोर्ड्स में मार्क्स पाने हैं तो ये लिखना पड़ता है, नहीं तो इसको मैनुअली करा जा सकता है. ठीक है, x² + 2, मतलब मैनुअली नहीं, मेंटली करा जा सकता है, मैनुअली तो गलत है. ठीक है, वर्ड. ओके, तो यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं. इंटीग्रेशन 1 ओवर x² + 4 dx. अब यहाँ पे इसको 1 को तुम लिख दो यहाँ पे, जैसे कि मान लो अब इसका जो सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो यह आता है x² + 4 माइनस ऑफ x² + 2 विच विल गिव यू 2. यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हाफ यहाँ पे लगा देंगे.
तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस फोर डी एक्स माइनस हाफ, है ना। अब उस टू को तुम ऐसे लिख दो, x² प्लस फोर माइनस x² प्लस टू ओवर x² प्लस फोर टाइम्स x² प्लस टू टाइम्स डी एक्स। ठीक है, अब वापस से कैरी कर लेते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स कैरी करना भी एक टास्क है। x² प्लस टू माइनस ज़्यादा स्टेप्स होते हैं तो माइंड जो रहता है वो डिपेंड करता है, क्लियर भी हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है बहुत बार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉरी इम्प्लाइज नहीं, इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस फोर डी एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये माइनस हाफ प्लस हाफ यहाँ पे आ रहा है और ये 1 है, तो ये 3/2 टाइम्स हो जाएगा ऑलरेडी, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस हाफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस टू टाइम्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वापस लिखेंगे 3/2। अब इसको तुम ला रहे हो किसी की, ये तो देखने से पता पड़ रहा है कि इसी की ये tan इनवर्स x के वो बनेंगे, इंटीग्रल्स हैं, है ना। तो इसको हम उस फॉर्म में लाएंगे पहले, तो यहाँ पे x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे तुम बाहर निकाल लो 4 को, और यहाँ पे 1 लिख दो, dx लिख दो, हाफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे तुम वापस से 2 निकालोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पे हो जाएगा x/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ओके। अब x/2 को तुम t मानोगे, राइट, x/2 को तुम t मानोगे, और x/√2 को तुम सपोज कुछ अल्फा मान लेते हो, कुछ भी मान लेते हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम x/2 को t मानते हैं। ठीक है, तो अब t इज इक्वल्स टू x/2, तो dt इज इक्वल्स टू dx/2, है ना। लेकिन मेरे पास यहाँ पे dx है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले इसको 2 से डिवाइड करूँगा और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर हियर कि मैं कर क्या रहा हूँ और समझ में आ रही है बात। ठीक है, मैं बस वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, एक बार हो तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ। ठीक है, एक स्टेप और, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ये x है ना, x² था, तो ये 3/2, मैंने 4 बाहर निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से हम वेरिएबल चेंज करते हैं। ठीक है, तो मैं वेरिएबल यहीं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं t को x/2 रखने वाला हूँ। ठीक है, तो जो मेरा dt होगा वो dx/2 होगा। ठीक है ना, कूल। तो जो मेरा 2 टाइम्स dt होगा वो मेरा dx के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला इसके लिए। अब जैसे कि यहाँ पे है, तो मैं अगर अल्फा लेता हूँ x/√2 को, ठीक है, तो जो मेरा d अल्फा होगा वो मेरा dx/√2 होगा। ठीक है, तो जो मेरा dx है वो मेरा हो जाएगा √2 टाइम्स d अल्फा। ठीक है ना, ये चीज़ रहेगी। ठीक है, अब बात आती है, अब हम बस उसको कुछ नहीं, अब हम इसमें पुट कर देंगे और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल्स टू 3/8 इंटीग्रेशन 1/x/2 को हमने t माना था, t का स्क्वायर प्लस 1, dx को हम लिख देंगे 2 टाइम्स dt। ठीक है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/x/√2 को मैं लिख दूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1, dx को मैं यहाँ पे वापस लिख दूंगा √2 टाइम्स d अल्फा। ठीक है,
अब यहाँ से ये 4 हो जाएगा, तो 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t, ठीक है, माइनस √2/4 tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस सी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं, बस ख़त्म, डन एंड डस्टेड। ठीक है, t की जगह मैंने लिखा था x/2, तो यहाँ पे वापस से x/2 लिख दूंगा, माइनस √2/4। अब इसको √2/4 को भी अगर वो करना है तो वो तुम कर सकते हो, तो विच विल बी 2√2। अब tan इनवर्स ऑफ अल्फा x/√2 plus c. So that will give you your final answer. Okay, cool. Now moving on to the next part. This thing, okay. Question number 29. Okay, integration of 2 plus sin 2x over 1 plus cos 2x 1 plus, sorry, 2 plus sin 2x 1 plus cos 2x e to the power x dx. ठीक है, नाउ ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 प्लस 2 साइन एक्स, ओके, 1 प्लस कॉस 2x को हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन 2x लिख देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ओवर 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, दिस विल गिव यू 2 विल कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जब इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स से एक कॉस स्क्वायर, मतलब एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स बस एक कॉस एक्स बचेगा, तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स विल बी टेन एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये बेसिकली उस फॉर्म में है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स इंटीग्रेशन, इसका सिंपल सा रहता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये सेम चीज़ है, यहाँ पे मेरा जो एफ एक्स है वो टेन एक्स है, टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी। सो दैट विल गिव यू आवर आंसर। ओके, उस वाले जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी इजियर साइड के ऊपर था, अगर आप थोड़ी सी मेंटल कैलकुलेशन के केपेबल हो तो। ये वाला भी इजियर साइड पे है, वो भी इजी था, वो भी जल्दी हो जाता, ये भी जल्दी हो जाता। ठीक है, पर दोनों का सेम लगे, वो स्टेप्स ज़्यादा कैरी हुए थे क्योंकि इसमें बताना पड़ रहा था किसी कि हाँ ठीक है यहाँ से हम वेरिएबल चेंज करेंगे, ये होगा वो होगा, बाकी बोथ द क्वेश्चंस आर ऑन सेम लेवल, दोनों में ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट यही है ना। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इवेलुएट 0 to π/4, ओके, 1 sin x cos x dx is equals to 0 to π/4। what I will do, मैं √2 से ऐसे कर लूँगा इसको, एक आइडेंटिटी जो होती है cos x बाय √2, ठीक है, dx। ठीक है, अब ये जो पार्ट है जो 1/√2 है, इसको तुम लिख सकते हो cos ऑफ π/4 sin x प्लस साइन ऑफ π/4 cos x। ये साइन ऑफ x प्लस π/4 के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो 0 to π/4
1 over root 2 1 over sine of x plus pi by 4 dx. Okay, which is further equal to 1 over root 2 integration of 0 to pi by 4 cosec x plus pi by 4 dx. ओके, 1 ओवर रूट 2, इस वाले पार्ट को cos x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ cosec x x प्लस पाई बाय 4 माइनस cot ऑफ x प्लस पाई बाय 4. और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो c आएगा नहीं, यहाँ पे आप 0 से लेके पाई बाय 4 का लिमिट लगा दो, ये हो जाएगा 1 ओवर रूट 2. ठीक है, अब पाई बाय 4 पे जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, और यहाँ पे पाई बाय 2 कॉट ऑफ पाई बाय 2 और कॉसेक ऑफ पाई बाय 2, तो ln. ओके, तो यहाँ पे मॉड भी आता है, इसका ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, कई बार फंस जाते हैं. तो ये 1 माइनस और पाई बाय 2 का हो जाएगा कितना, 0. ठीक है, और माइनस ln. ठीक है, पाई बाय 4 होता है रूट 2, और यहाँ पे 0 हो तो 1. ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हो जाती है, ln 1 इज 0 माइनस ln ऑफ रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2. So what will be your answer? Final answer is 1 over root 2 negative of ln root 2 minus 1 bracket. I hope this is correct. Okay. Yes. Okay. Okay. Now moving on to the next part. Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equals to 4x plus 3y subject to constraints x plus y is less than equal to 800 plus 2x plus y less than equal to 1000, x less than equal to 400, x comma y greater than equal to 0. ठीक है, तो यार इसमें ऑब्जर्वेशन की बात है. वैसे तो अगर देखा जाए तो z is equals to 4x plus 3y. आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब आप देखोगे इसी कि इन दोनों के फॉर्म में यही लिखा हुआ है. कैसे, ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y. ठीक है, ये है ओके, 2x प्लस y प्लस 2 टाइम्स x प्लस y. ठीक है, z. इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ओके 2 टाइम्स x प्लस वाई 800 प्लस this will give you 26. Okay. Now moving on to the next question. The chances of P, Q and R getting selected as CEO of a company are in the ratio of 4:1:2 respectively. The probabilities for the company to increase its profit from the previous year under the new CEO P, Q or R are 0.3, 0.8 and 0.5 respectively. If the company increase the profits from the previous year, find the probability that it is due to the appointment of R as CEO. Okay. तो बेसिक बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. ठीक है, तो probability of some event that previously something has happened already. Suppose if you say P of E, probability of E happen, like what is the probability that E happened such that F has already happened, है ना.
सो दैट इज योर बेस थ्योरम क्वेश्चन. सो इट इज सेइंग कि प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आर की वजह से हुआ है. ठीक है, तो अगर पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ. ठीक है, कि मतलब जब हमें प्रॉफिट उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, प्रॉफिट हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं देखूं कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉफिट हैपेंड, ठीक है, वो मिलेगी. पहले ही देखो किसी की, द चांसेस ऑफ पी क्यू आर गेटिंग सिलेक्टेड एज सीईओ ऑफ अ कंपनी आर 4:1:2. तो बेसिकली इन जनों के पी क्यू आर के सीईओ बनने की प्रोबेबिलिटी हमें पहले निकालनी पड़ेगी. तो हम जब निकालेंगे तो उससे हमें पता था 4:1:2. तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी की पी सीईओ है वो हो जाएगी हमारी 4:7. कैसे, ये रेशियो से पता पड़ेगा. 4 + 1 = 5 + 2 7. और 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी अपना सीईओ बनेगा. प्रोबेबिलिटी दैट क्यू इज सीईओ is again 1/7. Probability that R is CEO is 2/7. ठीक है, तो अब हम देखेंगे. तो अब हमें ये पता पड़ा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अंडर द न्यू सीईओ पी क्यू आर आर 0.3, 0.8, 0.5. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर P बना, अगर सीईओ बना तो उसके चांसेस है 4/7 और उसके अंदर प्रॉफिट होगा उसके चांसेस हैं 0.3. तो जो मेरा टोटल आएगा किसी की पी बना और प्रॉफिट हुआ, उसके लिए हमें करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/7 इंटू 0.3 प्लस 1/7 ये क्यू के लिए इंटू 0.8 प्लस यहां से अगर हम देखेंगे तो 2/7 इंटू 0.5. ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 12. तो 1.2/7 प्लस 0.8/7 प्लस 0.5 × 2 विच इज 1/7. ठीक है, तो दैट विल गिव यू 7. 1.2 प्लस 0.8 इज 2 प्लस 1 3, 3/7. ओके, तो ये आ गई. अब बस कुछ नहीं, बेस थ्योरम कि आर सीईओ है और प्रॉफिट हुआ. ओके, कि आर सीईओ बना प्लस प्रॉफिट, मतलब उसके साथ में प्रॉफिट भी हुआ, सीईओ बना प्रॉफिट हुआ, डिवाइड बाय कि टोटल प्रोबेबिलिटी कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हैपेंड. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर के साथ अगर आप देखोगे तो 2/7 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 3/7 विच विल गिव यू 1/7 ओवर 3/7 एज 1/3. ओके, I guess this completes your section C.